स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती थी कि लायबिलिटीज ना होने के बावजूद भी साइकोलॉजिकली सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पाते? लाइबिलिटीज़ नहीं हैं। कुछ ऐसे साधक भी होते हैं जिन्होंने कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करी। जब कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करी तो फिर जो चीज़ें छूटने जैसी हैं छूट जानी चाहिए, क्यों नहीं छूटती? मन की पकड़ क्यों नहीं छूटती? लाइबिलिटीज़ तो है नहीं, फिर क्यों मन बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के बैठा हुआ है? साधना तो इस बात की है ना, इस साहस को पैदा करने की साधना है ना, कि हम अपने आप को भी छोड़ते हैं। दरअसल लाइबिलिटीज नहीं है और तुम कुछ चीज़ों को पकड़ते हो, व्यर्थ की चीज़ों को पकड़ते हो, ज़बरदस्ती कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट करने की कोशिश करते हो, छोटी मोटी सही, टेम्पररी सही। क्यों? क्या साइकोलॉजी है इसकी? साइकोलॉजी यह है कि उस बहाने तुम इंगेज रहोगे बाहर, तुम अपने भीतर प्रवेश न कर जाओगे। भीतर प्रवेश नहीं करना है। यदि भीतर प्रवेश कर गए तो समस्या हो जाएगी। किसकी समस्या हो जाएगी? जो बाहर जाने के लिए उतारू है, जो एसोसिएट हो रहा है बाहर, जो इन्वॉल्व हो रहा है बाहर, उसकी समस्या हो जाएगी, क्योंकि भीतर उतरते ही उसकी मृत्यु घटेगी। और जो फॉल्स बीइंग है, जो कुछ करने के कारण किसी स्वरूप में प्रतीत होता है, नाम रूप कहते हैं। कुछ करने से जो डूअर बनता है वो डूअर बना हुआ ही है, बहुत पुराना है। जब से तुम्हारा सेपरेशन है तब से बना हुआ है और दिनों दिन मजबूत और अपडेट होता चला गया है। साधना में तुम इस डूअर को थिन कर रहे हो, इसे पतला कर रहे हो, इसे हल्का कर रहे हो, इसे क्रमशः मिटा रहे हो। लेकिन अब इस स्थिति में आकर कि पूर्व जन्मों की साधनाओं के कारण भी जब तुमने जीवन ढंग से जिया कि लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करी, उसके बावजूद उसकी वह आदत कायम है अपने से बाहर जाने की, बाहर की चीज़ों को पकड़ने की, उसको एनालाइज करने की, उससे अपने आप को जोड़ने की, कुछ टेम्पररी लाइबिलिटीज क्रिएट करने की, या फिर कुछ टेम्पररी गोल्स बनाने की। पर टेम्पररी गोल्स बनाने के लिए भी एग्री है। ऐसा नहीं कि बड़े गोल्स बनाने हैं, कुछ करना है। टेम्पररी गोल्स, एनी हाउ तुम इंगेज रहो, एनी हाउ तुम इंगेज रहो। और इसलिए साधना की जरूरत है। साधना की जरूरत तो इसीलिए है ना। क्यों? क्योंकि यह मैट्रिक्स टूटता नहीं है, यह आदत टूटती नहीं है। तुम विषय बदल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हो, बाहर बहिर्मुख होना चाहते हो, एक्सट्रोवर्ड। मन की खुराक क्या है? एक्सट्रोवर्ड एक्टिविटीज, है ना। बहिर्मुखी क्रियाएं जो हैं वह मन की खुराक है। बाहर वो कुछ भी करे, बाहर वह साधना संघों में रह करके पॉलिटिक्स करता रहे, साधनात्मक पॉलिटिक्स करता रहे, लेकिन बाहर पॉलिटिक्स बाहर का विषय, भीतर का नहीं है। इसलिए देखना, साधक जो रहते हैं, संघों में रहते हैं, धीरे धीरे पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। इसकी आलोचना, इसकी खींच, इसकी तान, यह सही नहीं है, वह सही नहीं है, पॉलिटिक्स में उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ करना जरूरी है बाहर। दूसरे विषय छिन रहे हैं तो नए विषय बना लिए जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। वह जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स होती है, उससे ज़्यादा खतरनाक जो है स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स होती है, आध्यात्मिक पॉलिटिक्स। देखना आश्रमों में, संघों में जाकर कितनी पॉलिटिक्स होती है। यहाँ भी जब
शुरुआत होती है तब जो है पॉलिटिक्स दिखने लगती है। हमें कुछ स्पेशल क्लासेस लेनी पड़ती हैं। इन क्लासेस में उन चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, उस साइकोलॉजिकली उस सारी चीज़ को हमें अनफोल्ड करना पड़ता है कि कैसे तुम पॉलिटिक्स में फंस रहे हो, कैसे तुम पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहे हो, कैसे तुम नए विषय गढ़ रहे हो। ये हमें कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम को यदि वहां ना रोका जाए तो तुम इस खेल में ऐसे उलझोगे, ऐसे उलझोगे। इतना रसदार खेल है यह कि भ्रम भी बना रहेगा कि हम आध्यात्मिक हैं, है ना, और कर पॉलिटिक्स रहे हो। जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो साधक नहीं है, साधना की भ्रांति में, उसके जीवन में साधना नहीं घटी। पॉलिटिक्स जिसके जीवन में है, पॉलिटिक्स और साधना जस्ट अपोजिट चीजें हैं। जिसके जीवन में पॉलिटिक्स है वह साधनात्मक बातें कितनी भी ऊंची कर ले, लेकिन वो साधक है ही नहीं, उसके जीवन में साधना नहीं घटी, उसके जीवन में साधना नहीं घटी। क्योंकि साधना और पॉलिटिक्स एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते। तो यह एक दूसरी बात हमने कह दी। लेकिन अब तुम्हारा जो विषय था, क्योंकि प्रश्न कोई भी हो, बातें हम बहुत सारी कहते हैं, बहाना हमें चाहिए होता है। अब जो है मन कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा, कुछ ना कुछ करेगा। लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करी, वो धीरे धीरे कहेगा कि अरे कुछ बिजनेस कर लो, अरे छोटा मोटा ही कर लो, अरे यह कर लो, वह कर लो। फिर बिजनेस में उलझते उलझते वहां पर जो है कुछ संबंध बनाएगा, कुछ आलोचनाएं करेगा, कुछ करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि बाहर का इन्वॉल्वमेंट चलता रहे। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाहर का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। गैप मन के लिए खतरनाक चीज है। मन के लिए सबसे खतरनाक चीज क्या है? गैप। कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो वह गैप है, उस समय अमनी दशा है। ये सबसे खतरनाक चीज है। अब मन का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, कितनी लंबी यात्रा है, कितने जन्मों की यात्रा है ना। तो वो मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि तुम्हें खाली नहीं रहने देगा, कुछ ना कुछ तुम विचार करते रहो, और विचार सब बहिर्मुख होते हैं। बहुत गौर से देखोगे, साधनात्मक विचार भी जो है ना, वह बहुत गौर से देखोगे तो बाहर के ही हैं। तुम भीतर जाने का विचार कर रहे हो, लेकिन हो बाहर। भीतर पहुंच गए तो फिर विचार कैसा? विचार है मतलब अभी बाहर हो ना। तुम साधनात्मक विचार भी कर रहे हो तो बाहर हो, अभी भीतर जाने के विचार कर रहे हो। बात बहुत अच्छी है कि अब तुम और दूर जाने के विचार नहीं कर रहे हो, अब तुम भीतर आने के विचार कर रहे हो, लेकिन अभी बाहर हो, भीतर प्रवेश नहीं हुआ। भीतर यदि प्रवेश हो जाए तो वहां विचार नहीं पाए जाते, पाए जाते। विचार का पाया जाना खबर करता है तुम बाहर हो, अभी अंतर प्रवेश अभी नहीं हुआ है। तुम्हारी चेतना भी बाहर भटक रही है, बाहर के विषयों में उलझी हुई है। वह उलझाव तुम्हारा सुलझ जाए तो तुम भीतर आओ। वह उलझाव जो है वही कर्म कहलाते हैं, वह कर्म है। तुम्हारी चेतना को बाहर बाहर उलझाए रखते हैं, यह क्या है? कर्म है। तो यदि भीतर आना नहीं हो रहा है तो गौर से देखो कि तुम कहां उलझ रही हो, उससे संबंधित कोई कर्म तो नहीं है। कुछ कर्म शेष हैं, इसलिए तो चेतना बाहर उलझ रही है, और कुछ भी नहीं है कर्म। चेतना का बाहर उलझना, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं भीतर बाहर। वो ऑब्जेक्ट्स हैं तो कुछ कर्म बंधन है, तभी तुम उनमें उलझ रहे हो। तटस्थ रहो, समता को पुष्ट करो। देखो अपने एसोसिएशन को कि कहां कहां एसोसिएट हो जाते हो, मैकेनिज्म दिखने लगे। दिखे कि तुम कहां कहां कैसे उलझ रहे हो, किन किन व्यक्तियों से उलझ रहे हो, तो देखो उनको। फिर मंगल कामना, क्षमा याचना, ध्यान। उन्हें मंगल कामना दे दो, उनसे क्षमा मांग लो। तो यदि कोई कर्म बंधन हो तो मुक्त हो जाए। मुक्त होते ही तुम्हारी चेतना वहां से लौट जाएगी। मन को वह जो आधार था वह खिसक जाएगा, मन का वह विषय उससे छिन जाएगा।
ऐसे उसके विषय छीनने हैं। विषय छीनोगे तो कर्म प्रारब्ध की निर्जरा है, कर्म प्रारब्ध की निर्जरा है तो विषय छीनने। ठीक है ना। मन हमेशा याद रखना बहिर्मुख है। अंतर्मुखी मन, अंतर्मुखी मन जो है ये कहने की बात होती है। अंतर्मुखी मन जो है ना सिर्फ कहने की बात होती है। अंतर्मुखी मन जैसी कोई चीज होती नहीं है। अंतर्मुख होने पर चैतन्यता रह जाती है, मन नहीं रह जाता। अंतर्मुख होने पर चैतन्यता रह जाती है। वही मन जो विषयों में उलझा हुआ है वह है क्या? चेतना का उलझा हुआ रूप। और वह सुलझ गया, वह चेतना सुलझ गई तो वह मन नहीं पाया जाता, वह शुद्ध चेतना हो जाती है। और शुद्ध चेतना बाहर नहीं भटकती। यदि सुलझी हुई चेतना है तो बाहर नहीं भटकती, वह अंतर प्रवेश हो जाता है इसका। और अंतर प्रवेश यदि हो गया तो वहां पर विचार नहीं पाए जाते हैं। तुम कहोगे कि नहीं, हम तो ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं तो बहुत विचार चलते हैं। वह जो तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हारी सतह है सबकॉन्शियस माइंड की। वह तुम्हारा अंतर जगत नहीं है, वह तुम्हारे अंतर कक्ष नहीं है। अंतर कक्ष में तुम कूटस्थ होते हो, और जहां तुम कूटस्थ होते हो वहां पर कोई विक्षेप नहीं होता है। सारे विक्षेप बाहर हैं, और सारे विक्षेप चेतना का विषयों में उलझाव है, और सारे उलझाव कर्मबंध हैं। तो कर्मबंध सुलझने चाहिए। देख लो कुछ कर्म बाकी हैं, बहुत ज्यादा ना होंगे, कम होंगे, लेकिन कर्म बाकी हैं। जो बाकी हैं उन्हें समझना। समझने के लिए उसे एनालाइज नहीं करना। एनालाइज करके कभी कोई कुछ नहीं समझ पाया। एनालाइजेशन से, विश्लेषण से कभी कुछ समझा नहीं जा सकता, कभी नहीं समझा जा सकता। राइट अंडरस्टैंडिंग यह है कि तुम तटस्थ होकर के देखो, यथाभूत देखो। राइट विटनेसिंग होनी चाहिए, जो जैसा है जैसा का तैसा दिखेगा, विदाउट एनालाइजेशन, विदाउट कैटेगराइजेशन, विदाउट डेफिनेशन, विदाउट डेफिनेशन। तो समतापूर्वक जब भी जाना जाएगा, यथाभूत जाना जाएगा, तब तुम उसे समझ सकते हो, अन्यथा तुम नहीं समझ सकते। समझने की कोशिश करके तुम नहीं समझ सकते। वही तो हम कहते हैं, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुम कोशिश करते हो समझने की, मतलब तुम एनालाइजेशन कर रहे हो। समझ एनालाइजेशन नहीं है, दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए विज्ञान है ना, विज्ञानमय कोश सुना है ना, विज्ञानमय कोश को भग्न करना पड़ता है। विज्ञान क्या है? माया है ना। विज्ञान क्या है? मन का बीमार स्वरूप, बीमार मन। विज्ञान का क्या अर्थ होता है? बीमार मन, जो यथाभूत नहीं जानता है, जो जैसा है उसको नहीं जानता है, वह विज्ञान है। और ज्ञान क्या है? यथाभूत जानना। यथाभूत जानने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखना हो रहा है, हो रहा है, और उससे यथाभूत जाना जाता है। सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाती हैं उसकी। जो भी देखा जा रहा है उसमें कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो है है, उसमें समाहित है। रहस्य तो सब जगह समाहित है, लेकिन वो अनफोल्ड हो जाता है, उसे जिया जाता है। क्यों जिया जाता है? क्योंकि मैं और वह अलग अलग नहीं है। मैं ऑब्जर्वर हूँ और वह
ऑब्जेक्ट है, ऐसे द्वैत नहीं है। यथाभूत जानने से हम एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं तो वहां पर जिया जाता है, उसे वह जानना है, जिया जाना जानना है। एनालाइजेशन से तुम जो अनुमान निकालते हो, तुम जो है ना अनुमान निकालते हो, उन अनुमानों को तुम जो है, उन डेटास को जो है तुम स्टोर करते हो अप्रॉक्स, है ना, और उसको तुम यूटिलाइज करते हो अपने हिसाब से। या विज्ञान मतलब करीब करीब सत्य। अब करीब करीब सत्य जैसा कुछ हो सकता है? नियर बाय ट्रूथ पॉसिबल है ऐसा? या तो सत्य होता है या नहीं होता है। इसलिए विज्ञान का, साइंस का जो आज का सत्य है वो कल झूठ हो जाता है। नई रिसर्च आती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं अपडेट हो गया है, ये वाला रॉन्ग था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों को कितना महत्व दिया गया, उसके कई सिद्धांतों को नकार दिया गया है अब, और बाकी को नकारने की तैयारियां चल रही हैं। या कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि करीब करीब सत्य सत्य होता ही नहीं है। सत्य या तो होता है या तो नहीं होता है, ठीक है ना। और सत्य को जानने का उपाय क्या है? कुछ नहीं करना। उपाय शब्द में ये कि कुछ करो, है ना। करना कुछ नहीं है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यदि कुछ न करोगे तो रहस्यों को तुम जीने लगते हो, रहस्यों को तुम जीने लगते हो। न करने से रहस्य को जीते हो, करने से तो तुम्हारी चेतना उलझ जाती है ना, जिएगी क्या। तुमने उसके लिए करो पैदा कर दी, मुंह करो, इस करो में, उस करो में, उस करो में, ऐसी पाइपलाइनों में घुसा दिया उसे, उल्टी सीधी करो वाली पाइपलाइनों में उलझते रहो। वो नहीं देखा जंतर मंतर, क्या बोलते हैं उसको, घुसते रहो उसमें, है भूल भुलैया, है ना, भूल भुलैया में डाल देते हो, चेतना को उलझा देते हो। तो करना कुछ भी नहीं है, यथाभूत जानो, तो वह जो विषय हैं अपना स्वरूप प्रकट कर देंगे और विषय की व्यर्थता दिखेगी। विषय की व्यर्थता दिखेगी तो उस विषय का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। विषय आकर्षित करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी व्यर्थता ठीक से दिखी नहीं है। व्यर्थता ठीक से क्यों नहीं दिखी? क्योंकि यथाभूत उन्हें जाना नहीं, कर्व से जाना है। तो लगता है कि नहीं, शायद थोड़ा कुछ, शायद कुछ छुपा है, कुछ मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, उसमें कुछ मजा आएगा, उसमें कुछ ऐसा होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कर्व से, है ना। जिन चेतनाओं को तुमने कर्व में उलझा दिया वह मन है, और कर्व सारी विड्रा हो गई, यथाभूत जाना जा रहा है, सीधा सीधा जाना जा रहा है। तो इस जानने में चेतना परिपूर्ण है, और समतापूर्वक जाना जाएगा, तटस्थ होकर जाना जाएगा, तो कूटस्थता होगी, और कूटस्थता में सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो जाती है, क्योंकि वही तो है ना, उसी का तो खेल है ना। तो रहस्य कहाँ रहेगा? तो उसकी व्यर्थता दिख जाएगी। कौन सी व्यर्थता? जो हाइपोथेटिकल थी, विषय वहां पे था ही नहीं, हाइपोथेटिकल था, तो विसर्जित हो ही जाएगा, क्योंकि एक्चुअली है ही नहीं विषय वहां पर। तो उसकी व्यर्थता ना दिखेगी जब पता चलेगा कि वह तो है ही नहीं वहां पर कुछ, न सूत न कपास, जुलाहों में लठा लठी। अब जो न सूत है न कपास है, तो लठा लठी का मतलब क्या है? किसके लिए लड़ रहे हो? वहां तो कुछ है ही नहीं। तो विषय वस्तुतः तो है ही नहीं, यह जानोगे यथाभूत जानने पर। जब विषय है ही नहीं तो वह तो व्यर्थ है, हाइपोथेटिकल था, व्यर्थ है। अब व्यर्थता दिख गई और वो बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई, अब कोई विषय नहीं रहा, तो चेतना कहाँ जाएगी? अपनी रिदम को फॉलो करेगी ना। उसकी रिदम क्या है? भीतर उतरना। चेतना भीतर उतरेगी, भीतर उतर के अलाइन होगी। किससे अलाइन होगी? अपने मार्ग से।
चक्रों का भेदन करेगी, सुषुम्ना नाड़ी बनेगी और सभी चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्म क्षेत्र में दशम द्वार में चोट मारेगी। 10वां द्वार खुल जाएगा, ब्रह्मरंध्र ओपन हो जाएगा, होल जो है बन जाएगा ब्रह्म क्षेत्र में, और वह ऊर्जा जो है फिर कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होगी। विषयों में जब न उलझेगी तो उससे तो कॉस्मिक रिदम में अलाइन होना ही होगा, क्योंकि वह उसकी स्वाभाविकता है। और उसमें अलाइन हो जाएगी तो तुम प्रज्ञावान हो जाओगे, राइट विजडम को जियोगे, उसमें कोई भी मिस्ट्री नहीं शेष बचेगी। सारे रहस्य तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, सारे रहस्य तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम सृष्टि के सारे रहस्यों को जी रहे होगे। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक रिदम के होने का ढंग ही है ये समूची सृष्टि, सारी कायनात, ये सारी मिस्ट्रीज। बस थोड़ी सी बाधा है, उस बाधा को पहचान लो, समता को पुष्ट करो, तटस्थ हो जाओ, विषयों को सम्यक दृष्टि से जानो। विषय की व्यर्थता दिखेगी, सब दिखेगा कि हाइपोथेसिस है, एक्चुअली विषय होते ही नहीं है, विषय होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, सब हाइपोथेटिकल है ना, सब हाइपोथेटिकल है। तुम कहते हो नहीं या ऐसा है, अरे तुम्हारी हाइपोथेसिस है। जैसे हमने वो कहा था ना कि तुम रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करते ही तुम जो है हाइपोथेसिस से खेलने लगते हो कि यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठे वाले केसर आम का पेड़ है। तुम्हारी हाइपोथेसिस है और तुम उन्हें सत्य की तरह जी रहे हो, इसलिए समस्या है। वह सत्य नहीं है, एक काम चलाऊ व्यवस्था है। तो विषय जो है तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वह एक्चुअली विषय नहीं है, एक काम चलाऊ व्यवस्था है। यूटिलिटेरियन अरेंजमेंट्स हैं वह, एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है। तुम उन्हें इम्पोज करते हो एक्चुअल फैक्ट्स की तरह, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखो सब, और देखते देखते धीरे धीरे जो है तुम इन सबसे पार निकल जाओगे, सारे विषयों से पार। तुम्हारी चेतना विषयों से मुक्त हो जाएगी, विषयों से मुक्त होते ही वह चेतना अंतर्मुख हो जाएगी, इंट्रोवर्ट हो जाएगी, अंतराकाश में प्रवेश पा जाएगी और संघनित हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी अपने स्वरूप से, और वही मुक्ति है। मुक्ति बहुत दूर नहीं है, करना छोड़ दो, करना छोड़ दो, बाकी सब हो जाएगा। चेतना को अंतर्मुख होते आता है, तुम्हें अंतर्मुख नहीं ले जाना है। तुम बाहर की उलझनों को विड्रा कर लो, करना छोड़ दो, छोड़ दो, लेट्स गो। छोड़ दो, छोड़ते ही बात बन जाएगी, करना छोड़ दो, बात बन जाएगी। हाँ, अगला प्रश्न किसका था? अगला प्रश्न किसी का था? हाँ पूछ लो, जोर से पूछ लो। बहुत समझदार। प्रणाम स्वामी जी। मैंने कहीं पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि जो भी रिसर्च होती है धरती पे, जो काफ़ी ऐसी रिसर्च होती है जो काफ़ी बड़ा युग परिवर्तन लाती है, तो
एक्चुअली ये रिसर्च धरती पे होती ही नहीं है, ये दूसरे डायमेंशंस में ऑलरेडी हो चुकी रहती है और उसके बाद में धरती पे जस्ट वो अनफोल्ड होती, मीन्स जो व्यक्ति यहाँ पे वो रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च एक्चुअली उनको सपने में आता है और वो पूरा कंप्लीट हो चुका रहता है। या कोई बहुत ऐसी बड़ी बुक जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और जिसने लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, तो ऐसी बुक्स ऑलरेडी पहले लिखी जा चुकी हैं और उसके बाद में धरती पे जस्ट उनको वो अनफोल्ड हुई है। तो इस ऐसा कोई दूसरी जगह पे रिसर्च हो रहा है या हो रहा है तो ये हाइपोथेटिकल बातें हैं। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति जिन चीज़ों को जी रहा है, जिन चीज़ों को जी रहा है, तो वह जो एक एनर्जी पाथ क्रिएट हो रहा है, वह एनर्जी पाथ जो क्रिएट हो रहा है, वह एनर्जी पाथ तो है, वह एनर्जी के कुछ स्ट्रक्चर्स तो बन रहे हैं। अब किसी साइंटिस्ट ने यहीं पर कोई रिसर्च करी है कभी, किसी ऋषि ने यदि कोई अंतर खोज करी है विशिष्ट तरीके से, जैसे षड दर्शन कहे जाते हैं, तो एक उस दर्शन के हिसाब से उसने कुछ एनालिसिस किया है, कुछ किया है, एक्सरसाइज करी है और अंत में उसके एनालिसिस गिर गए और वो मुक्त हो गया। लेकिन उसने पहले गया तो इसी मार्ग से, उसने कुछ एनालिसिस करी, फिर उस पर कुछ लिखा, फिर उस पर कुछ बोला, कुछ किया, बड़ी एक्सरसाइज करी है। तो इसके जो एनर्जी पाथ जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, वो इसी डायमेंशन में रहते हैं, किसी और डायमेंशन में नहीं जाते हैं। बाद में कोई व्यक्ति यदि कोई पात्र होता है जो उस रिदम के करीब करीब आने लगता है, तो वह जो एनर्जी पाथ है उसके साथ में अटैच हो जाता है और उसे वो सारा कुछ अनफोल्ड हो जाता है। वो सारा कुछ जो है उसे अनफोल्ड हो जाता है क्योंकि वो उसने ग्रेस्प कर लिया, उसके साथ उसका जुड़ाव हो गया। तुम जो है, तुम्हारा इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो है कुछ बातें अचानक ऐसी आ जाती हैं, तुम्हें लगता है ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैं तो इनसे कभी जुड़ा ही नहीं रहा, ये मेरी समझ के बाहर की बातें, मेरा कभी इसमें अट्रैक्शन नहीं रहा। और वह चीज़ें तुम्हारे इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती हैं। कहाँ से आती हैं? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं, है ना, वहाँ से आ जाती हैं। तुम ऐसी ऐसी चीज़ों को जी रहे होते हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को विचार कर रहे हो जिनका तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब कोई कहे कि आप तो बिल्कुल जंगलों में रहे हो, आदिवासियों के बीच में रहे हो, वहाँ के गाँव में रहे हो, वहाँ तो कोई पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, जंगलों में आप घूमते रहे, सरकारी स्कूलों में पढ़े, जहाँ के टीचर्स की क्वालिटी क्या होगी कि आज का जो 6वीं 7वीं का बच्चा उन्हें पढ़ा दे, अच्छे से टीचर्स को पढ़ा दे। हाँ, स्कूल अब गोलमाल करते रहे, स्कूल जाते नहीं रहे, गए ऐसे घूम फिर के गायब। किताबें लेते खरीदते रहे, पढ़ते नहीं रहे स्कूल की, कभी उलट पलट लिया तो उलट पलट लिया। फिर आप इतना कुछ बोलते कैसे हो? कुछ जानने वाले जो उस समय गाँव में भी बहुत थे, बाद में भी यह भी, तो बोलते थे ये इतना कुछ आप बोलते कैसे हो, इतना कुछ आप बताते कैसे हो, ये कैसे होता है? ना आपने स्कूल में ढंग से पढ़ाई करी, न इधर उधर कहीं कुछ आना जाना, जंगलों में रहना, ट्राइब्स के बीच में रहना, कहाँ से करते हो ये सब? आता कहाँ से ये सब? क्योंकि उस जमाने में जब कंप्यूटर का वो चलता था तो हम बताते थे अरे कंप्यूटर, अरे ऐसा 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 होगा, आगे वैसा होगा, फलाना होगा। बोलते ये कहाँ से पता चलता है? पता क्या चलता है, हो जाता है। अब उस समय टेलीविजन होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें 24 बार ऐसा घुमाया जा सकता था, 12 और 24 वाले ऐसे बटन रहते थे घुमाने वाले, चैनल एक ही होता था। तो बोलते थे अरे ये क्यों बनाया है? मैं कहा ये बनाया नहीं, आगे की संभावना है,
ये 24 भी चलेंगे और 2400 भी चलेंगे, और ये बटन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंटीना लगाते थे, एंटीना ठीक करो, तो हम बोलते थे हाँ ठीक कर लो ठीक कर लो, कुछ दिन की बात है, एंटीना वेंटीना की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग अभी कमजोर है इन लोगों का, अभी कोई अच्छा ठीक दिमाग वाला आएगा ठीक कर देगा। काहे के लिए एंटीना से पकड़ रहे हो? अरे सीधे वही ना पकड़ लेगा वहीं। अरे तुम जेब में रख के चलोगे ना, टीवी और सब जेब में रख के चलना, सब जुड़ जाएगा वहीं से। तो इतना लंबा एंटीना खींच के जोड़ने की जरूरत क्या है? टेक्नोलॉजी की कमी है, हो जाएगी पूरी। तो लोग बोलते थे कहाँ कहाँ की बातें करते हो, कैसी बातें करते हो? तो बाद में बोलते हैं अरे आपने तो ऐसा बोलते थे और ऐसा सब हो गया। ऐसा ही चलता है, वो पकड़ में आ जाती है। अभी तुम कहते हो हमारे लैपटॉप इतने एडवांस हैं, ये फलानी टेक्नोलॉजी इतनी है। अरे कुछ नहीं है ये, अभी क्वांटम कंप्यूटर सक्सेस हो जाने दो तो मिलेगी ये कौन सी ये बैकवर्ड अपना टेक्नोलॉजी जी रहे थे, जंगली वाली। क्वांटम कंप्यूटर्स को आ जाने दो, और क्वांटम कंप्यूटर आएगा उसके 3 साल बाद फिर अगली ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्वांटम कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, है ना। तो ये कोई दूर दूर के रिसर्च है, ऐसा नहीं होता है। यह जो है इसी जगती की रिसर्च है। उसके साथ तुम अलाइन हो जाते हो। कृष्ण ने कुछ बात कही, उसे हम गीता कहते हैं, वो इसी डायमेंशन में कहीं गूंज रही है। हम जो आपसे बात कह रहे हैं ये क्या खत्म हो जाएगी? ये गूंजती रहेगी अनंत काल तक। जब भी कोई योग्य व्यक्ति इस लायक तैयार होगा, कभी किसी एरा में वो साधक बनेगा और बड़ा योग्य साधक होगा, तो अचानक इस चीज से वह ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर के वह इस चीज को जीने लगेगा। वह भी फिर ऐसी बातें करने लगेगा, वह भी ऐसी बातें करने लगेगा। बुद्ध ने कहा मेरा जन्म होगा 2500 साल के बाद मैत्रेय के रूप में, तो क्या बुद्ध मुक्त न हुए? वो तो मुक्त हो गए। तो वह जो धारा रही उनकी चिंतन प्रक्रिया की और सारा कुछ, वो पाथ तो बना हुआ है, एनर्जी पाथ। वह पाथ जो है अटैच हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा तो सब कुछ उसी तरीके से होने लगेगा, अनफोल्ड हो जाएगा काफी कुछ। इस तरीके की बातें हैं। इसको बड़ा घुमा फिरा के कहा जाता है अभी सेरा में ना, ऐसा बहुत उल्टा सीधा चलता है कि वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, फलाने डी में ऐसा हो गया, ढिकाने डी में ऐसा हो गया, फिर उसका ऐसा हो रहा है। वो अपना बहुत सारे लोग उपन्यास लिखते हैं ना, बड़ी अच्छी, इनसे 100 गुना अच्छी कल्पनाएं करके बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखते हैं। तो 2 कौड़ी के लोग, जो 2 कौड़ी, 2 कौड़ी के लोगों को उलझाते हैं। तुम उलझ जाते हो इन चीजों में। कुछ हैकिंग्स हो जाती हैं, कई लोगों की हैकिंग्स हो जाती हैं। हैकिंग्स हो जाती है फिर वो लिखने लगते हैं कुछ ना कुछ, बोले मैंने नहीं लिखा जी, यह जो लिखवा दिया गया मुझसे। कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो अतृप्त हैं, उन्होंने कुछ कुछ किया लेकिन जो है मुक्त नहीं हो पाई, तो वह जो है हैक करेंगी, किसी को हैक करके उसे लिखवा लेंगी। कुछ चीजें ऐसी हो जाती, तो बड़ी चीजें नहीं है यह। एक कोई बड़े ऋषि हुए, क्या नाम था उनका, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी हुए ना,
तो अभी कुछ साल पहले की बात है, 40-50 साल पुरानी बात है। यूपी में एक मजदूर जो है, वो मजदूर ऐसे चरवाहा और मजदूर काम करता था किसी के यहाँ। तो जिनके यहाँ काम करता था तो वो मिले, उन्होंने बताया कि मजदूर हमारे यहाँ काम करता था। अचानक इसको ऐसा हुआ कि वह जो है लेट जाता था खेत के मेड़ पर और संस्कृत के श्लोक बोलने लगता था। संस्कृत के जो है श्लोक बोलने लगता था और बहुत लंबे चौड़े वो कुछ बोलना चालू कर देता था, पूरे ग्रंथ बोलना चालू कर देता था। और उसको उठाल के बिठाल दो तो फिर गंवारी भाषा में, फिर देहाती भाषा में चालू हो जाता था, नॉर्मल बात करता था। तो जो है वो सज्जन थे, उसको लगा कि ये पता नहीं क्या करता है, नौटंकी करता है। उन्होंने 2-4 बार उसे लाते भी जमा दी, ये काम नहीं करता ढंग से, तो तुझे ये इधर कराने में जान पर तू अपना लेट लाते वाते भी जमा दी। अब जो है वो हैक हो जाता रहा बंदा, हैक होते होते धीरे धीरे फुल हैक्ड हो गया और जो है उस सोल को फिर वो जीने लगा। वह सोल ने उसके अंदर पूरा कैप्चर कर लिया, उसको फुली कैप्चर कर लिया। नेगेटिव पॉजिटिव उसको देखो, हैकिंग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, हैकिंग नेगेटिव ही होती है। उसको पॉजिटिव कैसे कहोगे? मतलब तुम ना रहे, कोई और तुम्हें यूज कर रहा है इस तरीके से, नेगेटिव हुआ ना। पॉजिटिव नेगेटिव बेकार की बात है, नेगेटिव ही होता है ना? वह जो भी था अपने आप में पूर्ण था, चरवाहा था या जो भी था, है ना, अपनी उसमें जी रहा था। अब जो है हैक्ड हो गया, तो उसके बाद जो है फुली हैक्ड हो गया। बहुत किताबें लिखी अभी उसने, बड़े बड़े स्कूल बनाए, यह किया, बड़े उसके मानने वाले लोग खड़े हो गए। शायद अभी 1-2 साल पहले, 3 साल पहले शरीर छोड़ा उसने, बड़े बड़े संस्थान बन गए उसके। तो इस तरीके का भी हो जाता है। एक तो यही है कि वह चीज जो है सिंपली उस मैकेनिज्म को यूज कर लिया, जैसे तुम मशीनों को यूज करते हो, अलाइन हो से यूज कर लिया। एक चीज है, कोई सोल है, वो तुम्हें यूज कर ले। हैकिंग का मतलब वो तुम्हें यूज कर ले। एक यह है कि वह जो एनर्जी पाथ है, तुमने एक मैकेनिज्म की तरह तुमने उसे यूज कर लिया। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न आपका है। प्रणाम गुरुजी। अभी आपकी क्वेश्चन तो थोड़ा दूसरा है, आपकी बात सुन के मुझे एक आया मन में। आपने बोला ना बुद्ध जी का जन्म मैत्रेय जी के रूप में होगा, तो क्या आप मेरे को ये देखो, इसके बारे में हमने पहले जहाँ बोलना था बोला हुआ है ना? आया हाँ, जो बोला हुआ है हमने बोला हुआ है। और दूसरा अगला प्रश्न जो है यहाँ से ले लो, कम्युनिटी से ले लो। एक अनिकेत, ये वहाँ देख के आ जाना। गुरुजी एक मिनट, एक हाँ बोलो। ये प्रश्न है संजय जी चिंपा का। वो पूछ रहे हैं, नमस्कार सदगुरु, क्या पितृ भी साधक की साधना में रुकावट बन सकते हैं? पितृ भी साधना की साधक में रुकावट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। पितृ भी जो है, यदि पितृ ऐसे हैं जो साधना के खिलाफ रहे हों, साधना के खिलाफ रहे हों, तो रुकावट तो बनेंगी ना। तुम्हारी साधना में बाधा कहाँ से आती है? पितृ तो कहाँ है? तुम्हारे भीतर समाये हुए हैं ना। पितृ कहाँ है? तुम्हारे भीतर नहीं समाये हुए, तुम्हारे शरीर में। पितृ मतलब एंसेस्टर्स, तुम्हारे भीतर नहीं समाये हुए, तुम्हारे जीव द्रव्य में नहीं समाये हुए। उन्होंने जो कुछ जिया है वह तुम्हारे भीतर संग्रहित है। तुम्हारे जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस है, जेनेटिक प्रवाह है, जेनेटिक कोड्स हैं, ये सब क्या है? पितरों का प्रवाह है ना। पितर ही तो तुम्हारे भीतर है ना। तो यदि वो साधना के खिलाफ हैं तो तुम्हारे साधना में बाधा बनेंगे। तुम देखते नहीं शरीर कितनी बाधा बनता है, साधना में बनता है ना। इसलिए पहली नीति हम क्या बोलते हैं? मैं शरीर नहीं हूं,
मतलब ये जो पितरों का प्रवाह है मैं नहीं हूं। अरे मुझे कोई शरीर चाहिए था तो कहीं ना कहीं किसी की ना किसी को तो चुनना था तो उसमें जो भी प्रवाह होगा उस प्रवाह को जीना पड़ता है उस समय, लेकिन साधना जारी रखी जाएगी। चेतना की अपनी यात्रा है। और साधना में क्या जाना जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, पहली नीति है आई एम नॉट बॉडी। मैं इस बॉडी को जानने वाला हूं। चलते हुए अपने आप को चलते हुए देखो, खाते हुए देखो, नहाते हुए देखो, काम करते हुए देखो, बोलते हुए देखो, इसके मैकेनिज्म को देखो, इसके पैटर्न्स को देखो। तुम देखोगे तुम्हारे माँ बाप झांकते हैं तुम्हारे जीवन में, उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग, वो कहीं ना कहीं इसमें समाया होता है। तुम ये कहते हो कि यह मैं नहीं हूं, फिर उसके बाद में यह मन विचार सब उधार है, इधर उधर का कचड़ा है। तुम कहते हो मैं नहीं हूं, ये सब इधर उधर का कचड़ा है, मैं कहाँ हूं और मुझे इसकी क्या जरूरत, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है भाई। चेतना अपने आप में परिपूर्ण है, किसी की जरूरत नहीं है। कहां कहां एसोसिएट होकर टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है। हाँ, कर उसमें घूम रही है जबरदस्ती की, कर उससे मुक्त करो उसको। मैं भाव नहीं हूं, मुझे फलाने से बड़ा प्रेम है जी, घूमो करो में। फलाने से कैसे प्रेम होगा, अरे मोह होगा। प्रेम फलाने से थोड़ा नहीं होता, प्रेम तो एक भाव दशा है, प्रेम तो सबसे होता है। मोह को जी रहे हो, मोह को जी रहे हो तो भोगो, झटके खाओ, करंट लगेगा। जिससे मोह है उसने जरा सा तुम्हारे खिलाफ बोल दिया, टूट फूट जाओगे, हिल जाओगे। हाँ, मैं यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, यह भी नहीं हूं, नेति 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 नेति। तो पहली नेति है शरीर, ये बड़ा मुश्किल होता है। माया का बड़ा ठोस आधार होता है। तुम शरीर को अपना होना मानते हो। तो पितरों से मुक्त होने के लिए मैं शरीर नहीं हूं, यह जानो, ठीक है ना। तो यह जो है पूरे बैक और सब जगह फैलेगा कि हम शरीर नहीं हैं, सबका मंगल होगा। तुम यदि शरीर नहीं हो, इस तरीके से जी रहे हो, ये जान लिया शरीर नहीं हो, तो ये संदेश जो है वो जेनेटिक अपडेट्स जो है ऑटोमेटिक सब जगह हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चों में ही होंगे, तुम्हारे इधर हुआ तो बाकी सब में होना चालू हो जाता है, क्रमशः होना चालू जाता है। तो डेटास तो चले जाएंगे, सोए हुए व्यक्ति उसे अनफोल्ड ना कर पाए, लेकिन वो चले ही जाएंगे, ट्रांसफरेबल हो जाएंगे, क्योंकि सारा जो है आपस में जुड़ा रहता है। उनमें अब किसी और का भी एंसेस्ट्रल डीएनए वगैरह होगा तब भी वो चले जाएंगे, ऐसा क्या है? देखो ऐसा है कि तुमने यदि साधना में कोई तरक्की करी है तो उसमें ऐसा कहते हैं ना कि सबको, उस कुल के सभी लोगों को लाभ मिलता है। लाभ मिलता है, इसका अर्थ क्या होता है? लाभ ऐसे कोई जादू से प्रसाद मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके जो जेनेटिक डेटाज हैं उसमें यह डेटाज भी शामिल हो जाएंगे कि एक्चुअली हम यह सब नहीं है, सम्मोहन में जी रहे हैं। अब वह जो है ये चीज़ को थोड़ा वहाँ पे नॉकिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी, हर उस बंदे के भीतर नॉकिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी। यह अलग बात है कि अपनी बेहोशी को जी रहा है तो नॉकिंग को वह तरजीह ना दे, प्रायोरिटी ना दे, लेकिन नॉकिंग तो स्टार्ट हो जाएगी ना। और कुल में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसकी साधना बड़ी अच्छी रही हो, तो वह तुम्हारी साधना को सपोर्ट करता है। मन के दो हिस्से होते हैं ना, एक साधना में सहयोग करता है, एक विरोध करता है, दोनों को जी रहे हो ना। तो कुछ सहयोग करने वाले रहे होंगे वो इस पक्ष में, जो विरोध करने वाले इस पक्ष में, मन को दोनों ऑपरेट कर रहे हैं ना। अब वह जो है वह पक्ष है तुम्हारी पूर्वजन्मों की साधनाओं के कारण और इन सपोर्ट के कारण, तभी तो तुम साधना में हो ना। तो साधना में होते कहाँ से? कोई ना कोई तो होगा, कोई दादा परदादा परदादे का परदादा, कोई ना कोई तो रहा होगा ना साधना में। अच्छा, तभी तो तुम्हारे भीतर में साधना का एक भावधारा, एक प्रवाह है ना। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रेमजीत कौर का।
वो पूछ रहे हैं स्वामी जी मुझे तो कई टाइम से स्मेल ही नहीं आ रही है, क्या करूं? कुछ नहीं करना है, नहीं आ रही तो स्वीकार करो। पछड़े में पड़ना क्यों? नहीं आ रही तो नहीं आ रही, पता चल गया कि नहीं आ रही, है ना। यदि कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो किसी अपने अच्छे चिकित्सक को दिखा लो। कोविड का दिमाग में आ जाता है स्वामी जी लोगों को। स्मेल नहीं आ रही। हाँ, दूसरी बात यह है ना कि चेकअप जो है, डायग्नोज जो है सही जगह पे होना चाहिए, है ना। डायग्नोज कराने के लिए तुम बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हो, बड़े पैसे खर्च करते हो, उन्हें आता जाता कुछ नहीं है, कुछ का कुछ कर देते हैं, कुछ की कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, तुम्हारा शरीर मन सब खराब कर देते हैं, है ना। तो डायग्नोज सही जगह से कराना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वैद्य रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका डायग्नोज जो है अरबों खरबों की मशीनों से 1000 गुना बेहतर होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है रचना पंत का। वो पूछ रहे प्रणाम गुरुजी, साधना में विस्मय को उत्तम माना गया है, परंतु उच्च लोकों की यात्रा के समय यदि हम वहाँ के सुंदर दृश्यों को देखकर विस्मय करते हैं, आह बोलते हैं, तो फिर हम फंस क्यों जाते हैं ऊंचे लोकों में? अभी देखो, इन्होंने हमारी दोनों बातें सुन ली, यह भी सुनी और वह भी सुनी, और खिचड़ी पका दी रचना ने। रचना खिचड़ी पकाने में बहुत माहिर है ना, इधर का उधर का उठा करके खिचड़ी पका देती है। अब हम कहते हैं कि भाई विस्मय बोध जो है साधना की शुरुआत है, साधना की शुरुआत ही विस्मय से होती है। विस्मय होगा कब? तुमने देखा और कहा हाँ यह पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, विस्मय होगा क्या? नहीं, तुम तो सब जानते हो, है ना। और तुम अचानक देखते हो, तुम कुछ नहीं कहते और विस्मित हो जाते हो, आह, है ना। विस्मय का निकला हुआ आहा, आहा। वहां पर कुछ सौंदर्य फलीभूत हुआ। तुम मीठे आम के, केसर के मीठे आम देख करके प्रभावित हुए, ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ अलग सौंदर्य दिखाई दिया, उसमें तुम्हें जो है कुछ परम तत्व दिखाई दिया, इसलिए तुम में आहा, वह विस्मय की जागृति हुई। अब कोई कहता है, एक कुछ बच्चे थे और चांद दिखा, तो हमने कहा चंदा मामा। चंदा मामा नहीं, मून है, मून, ये जो है इतनी दूर पर है, इतना बड़ा है। वो हमने कहा देखो बेटा अंदर वो बूढ़ी दादी, वो बूढ़ी दादी नहीं है, वो ये ऐसा ऐसा होता है, ये वैसा वैसा होता है। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा है ही नहीं, क्या बात करते हो, बच्चा बच्चा है वो इंसान, अरे इंसान है ही नहीं, वो कहाँ का इंसान है, वो तो एक मशीन है, उसमें जो फीड है उसने बग दिया, है ना। ज़ॉम्बीज़ है वो, तो बच्चे के शरीर में दिख रहा है, ना वो बच्चा है, न वो इंसान जैसा कुछ है, न बचपन जी रहा है, न जिंदगी जी रहा है, वो एक रोबोट की तरह चल रहा है, एक मशीन है वो तो। वो ऐसे देखता है, हाँ बस देख लिया, हो गया। हम जब बच्चे थे और ठंड का मौसम नहीं है, चांदनी रात है, तो हम जिद करते थे खाट जो है बाहर आंगन में लगेगी, आंगन में सोएंगे, चंदा मामा को देखते हुए सोएंगे, तारों को देखते हुए सोएंगे। कोई 2 सेकंड नहीं देखने वाले, हम तो लेट कर देखते रहेंगे, घंटों घंटों देखते रहेंगे। जंगलों में चले जाया करते थे। तो हम सिखाते हैं लोगों को चांद को कैसे एंजॉय किया जाता है। अरे ऐसे कैसे देखते हो, चलो 16 कलाएं होती हैं चांद की, उन 16 कलाओं का आनंद लो। और कैसे लो, हम यहाँ भी ले जाते हैं, तो देखो पेड़ के बीच से देखो, देखो दोनों तरफ से पत्ते हैं, बीच में जगह है, वहाँ पर चांद कैसा दिख रहा है, पेड़ के ऊपर से कैसा दिख रहा है, 2 पेड़ों के बीच से कैसा दिख रहा है, अलग अलग तरीके का।
और उसी के फोटोग्राफ्स ले लो तो कितने हिट हो जाते हैं। वो फोटोग्राफ्स तुम जो है लगा लोगे, लेकिन जो सामने दिख रहा है ऐसा देखा, हाँ ठीक है। फोटोग्राफ के लिए तुम पैसे दे के खरीद के ले आओगे महंगे महंगे, और सम्मुख है तो सौंदर्य को तुम नहीं जान पाओगे, नहीं जी पाते हो। जीना होता है। चांद का सौंदर्य अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, और अलग अलग रिलेटिविटी में उभरता है। यही रिलेटिविटी तुम्हें जो है तुम्हारे सौंदर्य बोध को बढ़ाती है। दोनों पक्ष होते हैं हर चीज के। यह सापेक्षता जो है, रिलेटिविटी जो है, तुम्हारे सौंदर्य बोध को बढ़ाती है। और यदि तुम देख सको तो देखोगे उभरता क्या है। तुमने चांद देखे, पेड़ देखे, पेड़ों के पीछे के गैप देखे, उस चांदनी में, उस चंद्र रश्मियों के बीच में उन पत्तों के से उभरते हुए आकार देखे। उभरा क्या? क्या उभरा? क्या उभरा? आकाश उभरता है। क्या उभरता है? आकाश उभरता है। यह सारा प्रपंच आकाश को उभारने के लिए है, अपने आकाश तत्व को उभारने के लिए है। सौंदर्य बोध सघन होना चाहिए, है ना। सौंदर्य बोध सघन होते होते परम होना चाहिए। परम सौंदर्य बोध यानी परमात्मा। परमात्मा क्या है? सौंदर्य की पराकाष्ठा परमात्मा है। कोई अलग से कोई परमात्मा है? सौंदर्य की पराकाष्ठा में आकाश तत्व जो है परम सौंदर्यवान हो जाता है। परम सौंदर्यवान मतलब, अरे सौंदर्य को जानने के लिए क्या चाहिए? सजगता चाहिए ना, सहजता चाहिए ना। असहज व्यक्ति को सुंदरता दिखेगी? बहुत टेंशन में जी, चांद, हाँ बहुत सुंदर है चांद, अरे फालतू बात कर रहे हो, ये समस्या है, कोर्ट जाना है, यह है, वह है, वकील बदमाश है, उसे सुंदरता दिखाई देगी? सुंदरता कब दिखाई देगी? जब सहजता हो, जब सजगता हो, तब सौंदर्य दिखाई पड़ेगा ना। उसके बगैर सौंदर्य देख पाओगे तुम? जब भीतर ठहराव हो तभी तो सौंदर्य देख पाओगे ना। परम सौंदर्य तुम्हें दिखेगा कब? जब तुम भीतर ठहरे हुए हो, भीतर विचलन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, भीतर तुम्हारे ठहराव यदि घट जाता है। सौंदर्य से तुम अभिभूत हो रहे हो तो भीतर तुम ठहरने लगते हो, भीतर तुम ठहरने लगते हो। इसलिए साधकों को प्रकृति के बीच में रहना चाहिए और प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं, अरे स्वामी जी यहाँ के लोग तो बड़े ब्लेस्ड होंगे ना, इतने खूबसूरत जगह पे घर बनाते, कितने खूबसूरत जगह पे रहते हैं, क्या मजे लेते होंगे यहाँ का। मैं कहा मजे? और वो प्रकृति का मजा? उन्हें तो पता ही नहीं कि प्रकृति क्या है, उन्हें तो पता ही नहीं कि इसका पेड़ का सौंदर्य क्या है। उन्हें तो ये दिखता है कि ये पेड़ जो है कब मौका मिले तो इसे काट के लकड़ी बना के फर्नीचर बना लूंगे, बेच दो। वो तो सरकारी कानूनों का डर है, वो तो जंगल काट के वहां खेत बना दे, कब्जे कर लें, बिल्डिंग बना दे। कोई ब्लेस्ड नहीं है। बहुत बड़ी चीज है सौंदर्य की समझ होना। तो सौंदर्य बोध के लिए सहजता बहुत जरूरी है, सजगता बहुत जरूरी है। बगैर सहजता, बगैर सजगता के सौंदर्य को नहीं जिया जा सकता। अब परम सौंदर्य को जाना जा रहा है, मतलब जागरण परम है, मतलब चैतन्य परिपूर्ण है। परिपूर्ण चैतन्य को क्या कहते हैं? परिपूर्ण चैतन्य ही तो परमात्मा है, हाँ? सुपर कॉन्शियसनेस परमात्मा है ना। परम चैतन्य से ही तो परम सौंदर्य जाना जाएगा। थोड़े चैतन्य से परम सौंदर्य जाना जाएगा क्या? थोड़े चैतन्य से थोड़ा सौंदर्य जाना जाएगा। विस्मय बोध। यदि तुम किसी धारणा को नहीं जी रहे हो, यथाभूत जानते हो, तो वहां सौंदर्य अचानक प्रकट हो जाता है और तुम विस्मित हो जाते हो, आहा निकल जाता है। मगर उस क्षण में तुम परमात्मा हो, उस क्षण के लिए वापस लौट आओगे, गिर पड़ोगे, लेकिन उस क्षण के लिए तुम परमात्मा हो गए। अब रचना फिर खिचड़ी पकाएगी,
आहा बोलते ही तो पीआर मिल जाती है ना, आप बोलते हो उच्च लोकों की। अरे वो अलग चीज है, वह अलग चीज है। यह आहा और उस आहा में फर्क है। वह आहा वासनागत है, आहा यह चाहिए, आहा यह चाहिए, यहाँ कुछ चाहिए नहीं, आहा दैट्स ऑल, जो चाहिए मिला हुआ है और कुछ नहीं चाहिए। और वह आहा, आहा यही चाहिए, यही तो ढूंढ रहे थे, आहा यही चाहिए। जो अपर डायमेंशंस हैं, उच्च लोक हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं। देखो 3D जो है, 3 डायमेंशन में इतनी ब्यूटी है, वो अब उसमें 10D होगा, 15D होगा, 20D होगा, तो उसमें कितना वैविध्य होगा, कितनी खूबसूरती होगी, है ना? 3 से ही कितना वैविध्य पड़ा है, करोड़ों चीजें। तुम्हें पता है वायरस ही कितने होते हैं? तुम बोलते कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस कितने होते हैं? 5-6 हो गए, 7वां आ गया। नॉन कोरोना वायरस 75,000 है, प्लस 70,000 प्लस नॉन कोरोना वायरस है, नॉन पता नहीं कितने। उसके अलावा दूसरे भी तो वायरस होते हैं, रीनो वायरस 75,000 से ज्यादा रीनो वायरस जो नॉन है, अननोन की बात ही लगे। अब तो वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, थोड़ा बहुत ढूंढ पाए, थोड़ा बहुत समझ पाए। चिंता बहुत कम होती है ना विज्ञान की, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बहुत वायरस है। तो अपने शरीर को देखोगे, तुम्हारे शरीर में करोड़ों जीवाणु दूसरे रहते हैं। समझ में, मैं हूँ, ये मेरा वो है, मेरा ये बहुतों का घर है। तुम्हारी बॉडी में करोड़ों की संख्या में जीवाणु रहते हैं, करोड़ों की संख्या में, और वह जीवाणु न हो तो तुम मर जाओगे, तुम्हारी बॉडी चमड़ी जो है सड़ जाएगी। तो जीवाणु वहाँ रहते हैं, कुछ उसको इकट्ठा करते रहते हैं। तुम खाना खाते हो, तुम पचाते हो, अरे भीतर जीवाणु भी होते हैं, एंजाइम्स ही नहीं, सिर्फ एंजाइम से खाना पक जाता तो हो जाता था। एंजाइम्स के अलावा बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो फेवरेबल होते हैं, और वह जो है खाने को पचाते हैं। इसलिए बोलते गट हेल्थ, गट हेल्थ के आधार पर वैसा फूड चुनो जिसमें वो फेवरेबल जीवाणु ऑलरेडी उसमें हो, और वह तुम खाओ, और खाओगे तो उसको पचाने की प्रक्रिया आसान है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है ना, तो वह जीवाणु उस भोजन में होना चाहिए ऑलरेडी, है ना। अब जो है लोग समझ रहे हैं, हम सिर्फ दही 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 करते थे, उसमें कुछ जीवाणु बड़े अच्छे होते हैं। तो दही से अच्छा कफीर होता है, कफीर अफगानिस्तान में कभी जो है वो पाला जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन जो है अब धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल पानी में से खाने को दे दो, कुछ खाने का तो वैसा हो जाएगा। तुम सेब लेके पालो उसको, फिर उसको जो है बाद में तुम टेस्टिंग करना है, तो पानी करके दूसरा फल डाल दो, ग्रोथ के जनरेशन ग्रो होती जाएगी। जैसे इसमें होती दही में, जैसे उसमें ग्रो होगी। उसको दूध में भी करते हैं, और उससे दही से 1000 गुना ज्यादा बेनिफिशियल है, गट हेल्थ के लिए 1000 गुना ज्यादा बेनिफिशियल। तुम्हें कोई विज्ञान कहता है ये जो आटा गूंदा हुआ है ये 1 घंटा पुराना हो गया, इसे मत खाना। गट हेल्थ के जानकार कहते हैं आटा गूंद दो, 3-4 घंटे रख दो, उसके बाद खाना, और समझदार हो तो रात में गूंदना, कल उसकी रोटी बनाना। खमीरा होने दो, खमीरा मतलब उसमें जो है वह बैक्टीरिया पैदा होने दो जो गट हेल्थ के लिए काम करता है। राइस जो है बचा लो, आज का राइस कल खा लेना। राइस में तुम पानी डाल दो, उसका पखाल बना लो। रात को पानी में चावल बचे में पानी डाल के रख दो, और दूसरे दिन उसमें नमक डालो, हरी मिर्च थोड़ी ऐसी मिलाओ, और जो है नींबू निचोड़ के खा लो, स्वाद आ जाएगा अच्छा, और वो क्या बन जाएगा, पखाल। और बैक्टीरिया जो है तुम्हारी गट हेल्थ में सपोर्ट करेगा।
तो वो बैक्टीरिया बाहर से लेने की क्यों जरूरत है? तुमने बैक्टीरिया मार दिया है अंदर का। बैक्टीरिया तो वह तो प्राकृतिक रूप से तुम्हारे भीतर था, तुमने उसे मार दिया। कैसे मार दिया? तुम्हारे खाने में जहर है। पहले तुम जहर नहीं खाते थे, अब तुम रोज जहर खाते हो। तुम वो पैकेट लेते हो, फाड़ के खाते हो, उसमें पढ़ो ना कितने किस्म के केमिकल मिले। वो केमिकल जाएगा तो बैक्टीरिया मर नहीं जाएंगे? तुम्हें पता नहीं चलता। वो पैकेट खोल के वो कई लोग कहते हैं ये खा के देखो। मैं कहा क्यों खाएंगे भाई, केमिकल है। अरे अंदर डालते ही पता चलता है ये जहर है, पूरा फैल रहा है और सब अपना जो है अंदर नुकसान हो रहा है, बड़ा विध्वंस मच रहा है। तो नहीं जी ये पैकेट एक खा लो, आप ये चिप्स खा लो, ये फलाने खा लो। क्यों खाएं भाई हम? केमिकल को, इतना हेवी केमिकल को अंदर जाने दें। वो बोतल खोलते हैं जी, फलानी शू पियो, गट 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 गट। क्यों पियो? गट 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 पी जाओ केमिकल को, और सब गट हेल्थ के जो बैक्टीरिया उनको मार दो। तुम कहते हो ना कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर नहीं, ये एक नगर है। ये इस नगर में करोड़ों वासी हैं, तुम भी उसमें एक हो। इसमें करोड़ों की संख्या में जीव जंतु रहते हैं, उसमें तुम भी एक हो। मेरा 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 अकेले जी के बता दो एक दिन भी, एक दिन भी जी के बता दो। ते शरीर मैं नहीं हूं, नेति। ठीक है। विस्मय बोध होना चाहिए। विस्मय बोध कब होगा? जब तुम आग्रह मुक्त होते हो। आग्रहों से भरे हुए व्यक्ति विस्मय को कैसे उपलब्ध हो सकता है? आग्रह मुक्त व्यक्ति की दृष्टि जो है सम्यक होती है, सहज होती है। आग्रह मुक्त कोई व्यक्ति है तो यथाभूत जानता है। यथाभूत जानता है तो वहां पर विस्मय ही होगा ना। तुम्हें विस्मय नहीं होता कि कहां से पेड़ निकला है, इतना बड़ा हो गया, कैसे जंगल लग गए, कैसे सूरज चांद तारे चल रहे हैं? तुम्हें विस्मय नहीं होता? ये छोटा सा जीव जंतु, छोटी सी चींटी, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे चलता है। वो छोटा सा पक्षी कैसे गीत गाता है, वो हवा में उड़ लेता है, छोटा सा कीड़ा हवा में उड़ लेता है। तुम्हें विस्मय बोध नहीं होता? तुम विस्मय से नहीं भरते? यहाँ इतना सब कुछ चमत्कार घट रहा है, पूरी सृष्टि चमत्कार से भरी है, तुम्हें विस्मय नहीं होता? जरूर तुम सो रहे हो, तुम जागरूक नहीं हो। जरूर तुम्हारी आंखों में जाले पड़े हुए हैं, तुम धारणाओं के जाले से देखते हो, तुम ठीक ठीक नहीं देख पाते। बहुत सारे चश्मे चढ़े हुए हैं तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे पास निर्मल दृष्टि नहीं है, इसलिए तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य नहीं होता? वो सरसों का दाना डालते हो ना तड़के में, उस साइज का होता है बरगद के पेड़ का बीज, उससे भी छोटा होता है, और कितना बड़ा विशाल वट वृक्ष बनता है। देखा है? नंदन कानन में जाके देखना, 10,000 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा वट वृक्ष है एक पेड़ के नीचे में, पुराना। 10,000 लोग बैठ सकते हैं उसके नीचे में। पैदा काहे से हुआ? वो राई के दाने से भी छोटा, उस छोटे से बीज से पैदा हुआ। और वह सिर्फ वही पैदा हुआ है ऐसा नहीं है, वही पैदा हुआ है ऐसा नहीं है, उसमें से फिर वो जो करोड़ों फल और बीज उसमें हैं, उनका बिल्ट इन प्रोग्राम ऑलरेडी उस बीज में पहले से ही था, तभी तो वो फल हुए, तभी तो सब कुछ हुआ। और उसमें फिर आगे और न जाने कितने लाखों करोड़ों पेड़ पैदा हुए, सब बिल्ट इन प्रोग्राम उस छोटे से बीज में ऑलरेडी है। नहीं तो फिर वो अगली संतति आ नहीं सकती, उसमें बिल्ट इन प्रोग्राम पहले से न हो। तो वह बिल्ट इन प्रोग्राम जो है, वह बिल्ट इन प्रोग्राम जो है सारा का सारा, उससे यह जनरेशन होगी, उससे यह जनरेशन होगी, उससे यह जनरेशन होगी, सब उस छोटे से बीज में है। इसीलिए भाग्य लिखा जा सकता है, इसलिए ज्योतिष काम करता है। तुम्हें आश्चर्य नहीं होता है सब देख के? विस्मय नहीं होता ना? होता है। अरे झांक के देखना, छोटा मोटा होता है, कोई खास नहीं होता। विस्मय होता रहता तुम यहाँ क्या कर रहे होते?
एनलाइटन ना हो गए रहते, बुद्ध पुरुष ना हो गए थे, बुद्ध ज्ञानी ना हो गए थे, आत्मज्ञान को न उपलब्ध हो गए होते। विस्मय को यदि ठीक से जिया जाए तो विस्मय में सारे रहस्य खुल जाते हैं। सारे रहस्य खुल गए मतलब उसे एनलाइटन कहते हैं। एनलाइटन का मतलब क्या है? तो रचना, खिचड़ी पकाना बंद करो, बहुत खिचड़ी पकाती हो तुम, जाने कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा, हमारी बातें पकड़ लेती, एक बात उधर की, एक बात उधर की, एक बात उधर की, खिचड़ी पका के धर देती है। अगला प्रश्न दीपिका पवार का है। नमस्कारम, मेरा प्रश्न यह है कि ध्यान के समय कंप्लीट ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक आती हुई महसूस होती है और ध्यान के बाद रात्रि में जो जीवंत स्वप्न आते हैं, क्या उनका ध्यान साधना से कोई संबंध होता है? अगर नहीं तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। कौन से स्वप्न? जीवन स्वप्न? जीवंत, जो जीवंत स्वप्न। जीवंत स्वप्न। स्वप्न जीवंत होते हैं क्या? नया शब्द सुना भाई आज हमने, जीवंत स्वप्न। स्वप्न कैसे जीवंत होंगे? प्रश्न फिर से पढ़ो भाई, स्पेशल प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि ध्यान के समय कंप्लीट ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक आती हुई महसूस होती है और ध्यान के बाद रात्रि में जो जीवंत सपने आते हैं, क्या उनका ध्यान साधना से कोई संबंध होता है? अगर नहीं तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पहली बात तो यह है कि साधना ठीक जा रही है, ऊर्जा जो है अपना सहस्त्रार तक जा रही है मतलब स्पाइनल कार्ड के भीतर से जा रही है, सुषुम्ना नाड़ी अंशतः बनना चालू हो गई है और जो है सहस्त्रार तक ऊर्जा जा रही है। बात तो ठीक है। स्वप्न तो आएंगे क्योंकि साधना अभी फलित नहीं हुई है पूरी, स्वप्न तो आएंगे, मन अभी है, मन है तो स्वप्न आएंगे। तो मन जो है तरह तरह के प्रोजेक्शन करता है, उस प्रोजेक्शन में कई बार कुछ इंडिकेशंस छुपे होते हैं, कुछ अतीन्द्रिय क्षमताएं भी जागृत हो जाती है, मन की संभावना है ना। तो उसमें जो है आगे की घटनाएं दिखने लगती हैं, कहीं कुछ दिखने लगता है, बस सामान्य घटना है, कोई विशिष्ट बातें नहीं है। हम ज्योतिष कहते हैं ना, मन की धारा जो है उसको तो पता है ना कि यहाँ से ऐसा होगा, इसका परिणाम होगा, कार्य कारण की श्रृंखला यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगी। किसी न किसी तल पे तो पता होता है ना, हमें सब पता होता है, लेकिन हम बेहोश हैं तो उसको अनफोल्ड नहीं कर पाते। जैसे पता होता है क्या कैसा होता है, जैसे घोड़े होते हैं ना, तो घोड़ों को पता चल जाता है कल भूकंप आने वाला है ना, कल या परसों से, 1-2 दिन पहले से वो खूब उछल कूद मचाना चालू कर देंगे, खूब उछल कूद मचाना चालू कर देंगे घोड़े, है ना। बहुत सारी ऐसी आपदाएं होती है, उसमें जो है कुत्ते तो ऐसे 1000 कारणों से भौंकते हैं लेकिन कुछ ऐसा विशिष्ट होता है तो फिर कुत्ते थोड़ा करने लगे। कुत्तों का क्या है, भरोसा नहीं रहता है ना, तो किसी भी बात पे अपना जो है, उनको तो भौंकने का बहाना चाहिए, उनको रोने का बहाना चाहिए, कुछ भी करके रोते रहते हैं, इसीलिए उनका उदाहरण अच्छा नहीं है। तो ऐसे हमारे भीतर भी बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। तो स्वप्न में कई बार कुछ ऐसे हिंट्स आ जाते हैं, काहे चक्कर में पड़ना, वो हिंट सही है कि नहीं है, पहले वही एनालिसिस करो, ये सही है कि गलत है बताओ, ऐसा है कि वैसा है। अरे साधना करते चलो, साधना ठीक जानी चाहिए, बात पूरी हो जानी चाहिए, सेपरेशन विड्रॉ होना चाहिए, अमन दशा घटना चाहिए। इसका अर्थ ढूंढो जी, उसका अर्थ ढूंढो, उतने ढूंढने में जितनी मेहनत करो उतने में अपनी साधना और कर लो, एक सिटिंग और कर लो, उस सिटिंग से कुछ और फलित हो जाएगा, है ना। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, ठीक है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।